हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस पेपर 14 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को। अगर इससे पहले आपने अभी तक आपके यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क व्यंजन है। ऑप्शन है इसके सघोष। सघोष यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें स्वघोष वर्ण कहते हैं। अगला ऑप्शन है अघोष, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क जो है वो अघोष वर्ण में आता है, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। अगला ऑप्शन है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अगला ऑप्शन है नासिक्य, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती हैं उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। अब अगला प्रश्न, जब हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है। तो देखिए दोस्तों, दूरभाष यानी कि दूरभाष का मतलब होता है टेलीफोन। तो जब हम टेलीफोन पर समाचार सुनते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है, तो वो होता है मौखिक रूप। तो अपना सही आंसर यही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मौखिक। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। ऑप्शन है इसका पहला हस्वर, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हस्वर कहते हैं। अगला ऑप्शन है दीर्घ स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हस्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका अगला ऑप्शन है प्लुत स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा प्लुत स्वर। इसने यही पूछा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्राएं जिन्हें दीर्घ स्वर में गिनते हैं, तो यानी कि दीर्घ मात्रा या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं प्लुत स्वर। यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को हम सामान्य भाषा में बोले तो उसे चंद्रबिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द चाटिए। तो देखिए दोस्तों, शुद्ध शब्द देखें तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ। अगर उसके अर्थ की बात करें तो वो होगा किए हुए उपकार को न मानने वाला, उसे कृतज्ञ कहते हैं। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों ही अशुद्ध यानी कि असंगत रूप से लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, अर्थात इसका तात्पर्य है कि कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो भक्त ये अशुद्ध रूप से लिखा गया है, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी क, ल और प तीनों ही मानक रूप यानी कि शुद्ध रूप से लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, रात्रि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें संध्या। तो देखिए दोस्तों, संध्या का जो अगर पर्यायवाची बात करें तो वो होता है सायंकाल या फिर प्रदोष काल। अगला ऑप्शन है निशा। निशा का मतलब होता है रात और रजनी, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है दामिनी। दामिनी का पर्यायवाची देखें तो वो होता है बिजली या फिर विद्युत। अगला ऑप्शन है सौदामिनी। सौदामिनी का भी पर्यायवाची यही होता है दोस्तों, विद्युत या फिर बिजली। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जिसके 2 पैर हैं के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर जिसके 2 पैर होते हैं उसकी अगर एक शब्द के लिए बात करें तो उसका मतलब होता है द्विपद। अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्विपद का मतलब होता है जिसके 2 पैर हैं। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी, डी तीनों ही असंगत है, तीनों ही अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, इनका कोई भी अर्थ प्रॉपर नहीं निकलता है। अगला प्रश्न, नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें संधि की बात करें तो वो अयादि स्वर संधि देखने को मिलेगी और अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ने प्लस अक। अयादि स्वर संधि का नियम होता है दोस्तों, एड़ी, एनक, ओंकली और औरत के बाद अगर कोई भी असमान स्वर हो तो एड़ी जो रहती है वो आई में बदल जाती है, एनक जो रहता है वो आई में बदल जाता है, ओंकली जो रहती है वो अव में बदल जाती है और औरत जो रहता है वो आव में बदल जाता है। अगर इस नियम को अगर इसमें नायक में बिठाएं तो वो यही बनेगा, ने
प्लस अक, इसमें एनक आपको देखने को मिलेगा और आगे असमान स्वर यानी कि अ देखने को मिलेगा और दोनों को अगर मिलाएंगे तो बनेगा आ य। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, नायक बन जाएगा। अगला प्रश्न, रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, रोपण का मतलब होता है स्थापित करना और अगर इसके विलोम शब्द की बात करें तो वो होता है उन्मूलन यानी कि जड़ से उखाड़ देना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन दे रखा है इसने रोपना, दोषारोपण या फिर मूलन, ये तीनों ही गलत होते हैं और इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, अनु जो उपसर्ग है उससे बना शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुवाद। इसमें आपको अनु उपसर्ग देखने को मिल जाएगा। आपको पता ही होगा कि उपसर्ग जो रहता है वो शब्द के पहले लगता है। बात करें पहले ऑप्शन की तो विवाद में देखेंगे तो वो वी उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं अधिकारी, तो उसमें आपको अधि उपसर्ग देखने को मिलेगा और अगले ऑप्शन की बात करें तो अविकारी में आपको अ उपसर्ग देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसका द्विगु समास। द्विगु समास यानी कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास में गिना जाता है। जैसे अगर बात करें तो चौराहा, चार राहों का समूह, इसमें चार जो है वो आपको संख्यावाची शब्द देखने को मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए दोस्तों, कारक शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे काकी के हो गया, में पर हो गया, के लिए हो गया, से हो गया, ऐसे आपको कारक शब्द देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण बनता है प्रजापति यानी कि प्रजा का पति। ठीक है, तो अगर गगनचुंबी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो वो बनेगा गगन को चुंबने वाला, को आपको इसमें कारक शब्द देखने को मिल जाएगा। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। अगले ऑप्शन की बात करें तो बहुव्रीहि समास यानी कि दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास में गिना जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, कमल, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। कर्मधारय समास की बात करें तो इसके कारक शब्द बनते हैं जो, के समान। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें तो कमल के समान अक्ष यानी कमलाक्ष। अब अगला प्रश्न, आँच न आने देना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, पहले मुहावरे की डेफिनेशन देख लेते हैं। उसका मतलब होता है कि वे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। अगर बात करें आँच न आने देना मुहावरे का अर्थ होता है तो वो होता है जरा भी कष्ट न देना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंकिक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर इसका शुद्ध रूप की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंकिक। आंकिक का मतलब होता है दोस्तों अंक संबंधी या फिर संख्यात्मक, उसे आंकिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों ही अशुद्ध हैं और असंगत हैं। अगला प्रश्न, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, स्थायी भाव यानी कि रस की बात की गई है। हम देखते हैं कि रस जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं और हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। उस प्रकार से अगर बात करें तो रस 9 हुए तो स्थायी भाव भी 9 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें अलंकार की बात करें तो वो बनेगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी परिभाषा देखते हैं तो वो होती है जब एक वर्ण की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर कविता में देखें तो क की आपको 3-4 बार आपको आवृत्ति देखने को मिल जाएगी, तो उस हिसाब से ये अनुप्रास अलंकार में चला जाएगा। अब अगला प्रश्न, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। शब्द दे रखा है इसने नैसर्गिक। तो देखिए दोस्तों, नैसर्गिक की बात करें तो उसका मतलब होता है प्राकृतिक और उसका इसने विलोम पूछा है तो उसका विलोम होगा कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी ऑप्शन की बात करें तो वैकल्पिक दे रखा है, वैकल्पिक का विलोम होता है दोस्तों अनिवार्य। अगला ऑप्शन है इसने अलौकिक, अलौकिक का विलोम जो होता है वो होता है लौकिक। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पारलौकिक, पारलौकिक का बात करें विलोम करें तो वो होता है ऐहिक।
अब अगला प्रश्न, जिन समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने द्विगु समास। तो देखिए दोस्तों, द्विगु समास में आपको पता होगा कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है वो द्विगु समास में होता है, तो ये परिभाषा इसने नहीं है। अगला ऑप्शन है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न में देखें तो वो यही बोल रहा है कि दोनों खंड समान हो, यानी कि कोई भी पद जो है वो प्रधान न हो और न ही गौड़ हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास की अगर परिभाषा की बात करें तो वो होती है जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव में गिना जाता है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा की बात करें तो वो होती है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान में उपमेय का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास आपको देखने को मिल जाएगा। ये होती है कर्मधारय समास की परिभाषा। अगला प्रश्न है, उल्लेखित पंक्तियों में कौन सा रस है? पंक्तियां दे रखी इसने, छहरे सिर पे छवि मोर पंखा, उनकी नाथ में मुकुता छहरे, फहरे पियरो पट बेनी इते, उनकी चुनरी के जबा जहरे। इसमें कौन सा रस है यही पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर रस की बात करें तो वो बन जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें इन पंक्तियों के भावार्थ की तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के शरीर के सुंदर नखशिख का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा है। अगला प्रश्न है, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। इनमें कौन सा रस है? तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर रस की बात करें तो वो हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इसके स्थायी भाव की बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब बात करते हैं कि उपरोक्त पंक्ति में सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में कहा गया है कि चाहे चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाए यानी कि टर जाए, पर राजा अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकती, इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है। तो ये वीर रस में चला जाएगा। अब अगला प्रश्न, एक एक में निम्न में से कौन सी संधि है? तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें संधि की बात करें तो वो बन जाएगी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वृद्धि संधि का नियम होता है दोस्तों, अ या आ के बाद ए या आई हो तो वो आई में बदल जाता है, और अ या आ के बाद ओ और औ हो तो वो औ में बदल जाएगा। अगर हम एक एक शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा एक धन एक। इसमें आपको क और ए देखने को मिल जाएगा, और इन दोनों का अगर मिलाप करेंगे तो वो बन जाएगा एक एक। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। प्लीज़ वॉच इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।